नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। जिले में जैसे जैसे चंबल का जल स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही प्रभावित गांवों में बाढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले के करीब 120 गांव व ढाणियों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गांवों के लोगों को ऊंचे स्थानों पर भेजा जा रहा है। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने जिले भर में दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कोटा बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद चंबल का जल स्तर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बुधवार देर शाम चंबल का जल स्तर 144.60 पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से करीब 14.60 मीटर ऊपर है। जलस्तर बढ़ने से ही गांवों में बाढ़ की स्थिति बनती नजर आ रही है। बुधवार को संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल, जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल तथा जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने सरमथुरा उपखंड के कई गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। सरमथुरा क्षेत्र के चंबल किनारे बसे गांव झीरी में संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को सुरक्षा के लिए आश्वस्त भी किया। जिला कलेक्टर ने जिला आपदा नियंत्रण टीम को अलर्ट करने के निर्देश दिए। कलेक्टर जायसवाल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों गांव झीरी, चंद्रपुरा, दुर्गसी, शंकरपुरा, खीली डांडा, मोती सिंहपुरा, कालीतीर, सेवरपाली, घनवली में ग्रामीणों को भोजन पैकेट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगातार पानी की आवक बढ़ने से जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने जिले के तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी तथा पटवारी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। चिकित्सा अधिकारियों को मेडिकल टीम अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने व आमजन को आवश्यक दवा किट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को नदी नालों की रपट पर आवाजाही नहीं करने की अपील की। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी उपखंड स्तर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक एसडीआरएफ टीम से सभी आवश्यक संसाधनों के साथ अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जिन स्थानों पर लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, उन्हें तत्काल रेस्क्यू करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव, पुलिस उपाधीक्षक यशोधन पाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चंबल में बढ़ते जल स्तर के दौरान बुधवार को कोटा बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह पानी गुरुवार तक धौलपुर पहुंच जाएगा। ऐसे में धौलपुर में वर्ष 1996 में बाढ़ का रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। हालांकि कोटा से पानी को धौलपुर पहुंचने में करीब 36 घंटे का समय लगेगा, जिसे लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। दूसरे क्वार्टर में 3-1 से पिछड़ने के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की और लगातार 4 गोल दागे। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 17वें और 34वें, हार्दिक सिंह ने 27वें, हरमनप्रीत सिंह ने 29वें और रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट पर गोल किया। हालांकि चौथे क्वार्टर में जर्मनी ने एक और गोल दागा और स्कोर 5-4 तक कर दिया। इसके बाद भारतीय डिफेंस ने जर्मनी को कोई मौका नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। ये दिन हर भारतीय के जहन में हमेशा मौजूद रहेगा। टीम इंडिया को ब्रॉन्ज घर लाने के लिए बधाई। उन्होंने हमारे देश के युवाओं को नई उम्मीद दी है। भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। टीम इंडिया ने 1972 के बाद पहली बार टोक्यो में पूल स्टेज में 4 या इससे ज्यादा मुकाबले जीते थे। 1972 ओलंपिक में भारत ने पूल स्टेज में 7 में से 5 मैच जीते थे। इसके बाद 2016 ओलंपिक तक भारत ग्रुप स्टेज में 3 से ज़्यादा मैच नहीं जीत पाया। 1984 से 2016 तक तो भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में कभी 2 से ज़्यादा मैच नहीं जीत पाई थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत का यह चौथा मेडल है। सबसे पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने और पुरुष हॉकी टीम ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। राजस्थान में चल रहा भारी बारिश का दौर अभी भी अगले 3-4 दिन तक निरंतर चलने के आसार हैं। मौसम ने आज कोटा, बूंदी, बारां, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में से 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण राजस्थान में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पेगासस जासूसी मामले पर आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी।
इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार, सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास और वकील एमएल शर्मा ने याचिकाएं दाखिल की हैं। पेगासस मामले की जांच को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही है। याचिकाओं में कहा गया है कि सैन्य श्रेणी के स्पाईवेयर का उपयोग करके बड़े पैमाने पर जासूसी की जा रही है, जिससे कि लोगों के कई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यह एक तरह से स्वतंत्र संस्थानों से घुसपैठ, हमला और अस्थिर करने के प्रयास हैं, इसलिए इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जरूरत है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि सरकार या उसकी किसी भी एजेंसी ने पेगासस स्पाईवेयर का लाइसेंस लिया और किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल किया तो केंद्र को इस बारे में जांच के माध्यम से खुलासा करने का निर्देश दिया जाए। गौरतलब है कि मीडिया संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खुलासा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजरायल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से ज़्यादा अधिक पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और एक न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हैक किए गए हैं। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर खास लोगों की निगरानी संबंधी आरोपों को खारिज किया है। सरकार ने कहा कि इसका कोई ठोस आधार नहीं है या इससे जुड़ी कोई सच्चाई नहीं है। अमेरिका के इलिनॉइस राज्य की राजधानी स्प्रिंगफील्ड के कोक्स हेल्थ मेडिकल सेंटर में पिछले दिनों 28 साल के एक कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हो गई। इसी तरह वहां एक 21 साल के पॉजिटिव लड़के की हालत खराब होने के बाद उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। ये कोई गिने चुने किस्से नहीं बल्कि अमेरिका के तकरीबन सभी शहरों के अस्पतालों का हाल है। जी हां, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अमेरिका में 49 साल से कम उम्र के नौजवानों को तेजी से निशाना बना रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोरोना के चलते गंभीर रूप से बीमार युवा भर्ती हो रहे हैं। इनमें खास तौर पर वो युवा शामिल हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। इनमें भी 20 से 30 साल की उम्र वाले मरीज ज़्यादा हैं। कोरोना का नया रूप पिछली बार से एकदम उलट है, जिसमें कोरोना ने उम्र दराज मरीजों को ज्यादा निशाना बनाया था। अमेरिका का यह ट्रेंड अपने देश के लिए अलार्म है। भले ही भारत में इन दिनों अमेरिका के मुकाबले कोरोना धीमा पड़ गया है, लेकिन इन नए मामलों में डेल्टा वेरिएंट की हिस्सेदारी अमेरिका से ज़्यादा है। अमेरिका में कोरोना के नए केसों में डेल्टा वेरिएंट के 80% मामले हैं, तो भारत में 87% है। वहीं आबादी के हिसाब से भारत में वैक्सीन लगने की भी दर अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम है। अमेरिका के कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनके अस्पतालों में पहुंच रहे मरीज पिछले साल की तरह नहीं है। इस बार ज़्यादातर मरीजों को वैक्सीन नहीं लगी है और वो युवा हैं। कई की उम्र 20 से 30 साल के बीच है। यही नहीं, इस साल आ रहे युवा मरीज पिछले साल के युवा मरीजों के मुकाबले ज़्यादा बीमार हैं और उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। साफ है कि अमेरिका हो या भारत जैसा बड़ा आबादी वाला देश, तेज वैक्सीनेशन ही डेल्टा वेरिएंट के कहर से युवाओं को बचा सकता है। बैटन रूज में ओवर लेडी ऑफ द लेक रीजनल मेडिकल सेंटर में चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कैथरी ओनील का कहना है, युवाओं को लेकर वायरस के इस वेरिएंट में कुछ तो अलग है। मुझे लगता है कि यह नया कोरोना है। यूनिवर्सिटी ऑफ अर्कोसेंस फॉर मेडिकल साइंसेज के चांसलर डॉक्टर कैम पैटरसन ने कहा, सर्दियों में अर्कोसेंस के UAMS मेडिकल सेंटर में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की औसत आयु 60 साल थी, जो इस समय 40 साल है। हमारा मानना है कि नौजवान पिछले दिनों से फैल रहे कोरोना वेरिएंट्स के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है। कई देशों में हुई स्टडी से यह पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट युवाओं को गंभीर रूप से बीमार करने की वजह हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निश्चित डेटा सामने नहीं आया है जो कह सके डेल्टा वेरिएंट युवाओं के लिए खतरनाक है। आने वाले दिनों में मालगाड़ियों पर गार्ड नजर नहीं आएंगे। रेलवे ये व्यवस्था समाप्त करने जा रहा है। मालगाड़ियों का संचालन बगैर गार्ड के ऑटोमेटिक सिस्टम एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री से किया जाएगा। इस प्रणाली का सफल प्रयोग उत्तर मध्य रेलवे के GMC कानपुर यार्ड से टुंडला के बीच किया गया। इस प्रयोग के बाद 900 डिवाइस तैयार करने का ऑर्डर बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप को दे दिया गया है। इन डिवाइस को उत्तर मध्य रेलवे के झांसी, प्रयागराज व आगरा मंडल से संचालित मालगाड़ियों में लगाया जाएगा। रेलवे को सबसे अधिक राजस्व देने वाली मालगाड़ियों के सुचारू रूप से संचालन में गार्ड की अहम भूमिका रहती है। मालगाड़ी के पीछे लगने वाले ब्रेक वैन व मौजूद गार्ड को संचालन की हर गतिरोध पर नजर रखनी पड़ती है। मगर अब बनारस रेल इंजन कारखाना व RDSO लखनऊ ने एक आधुनिक उपकरण EOTT तैयार किया है। इस डिवाइस की मदद से गार्ड के बिना ही मालगाड़ी का संचालन किया जा सकेगा। ब्रेक वैन की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।
इसकी जगह एक अतिरिक्त वैगन को जोड़ा जा सकेगा। इस डिवाइस का प्रयोग रविवार को एक मालगाड़ी को जीएमसी पावर कैबिन कानपुर से टुंडला तक दौड़ाकर किया गया। इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि कानपुर से टुंडला के बीच एक मालगाड़ी में ईओटीटी सिस्टम का सफल प्रयोग किया गया। जल्द ही 4 ईओटीटी सिस्टम ट्रायल के लिए इलेक्ट्रिक लोको शेड के इंजनों में लगाए जाएंगे। यह सिस्टम जीपीएस आधारित है, जिसके दोनों यूनिट रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक यूनिट इंजन व दूसरी मालगाड़ी के पीछे लगती है। इनके बीच ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है, जो डाटा ट्रांसफर करने का काम करता है। इससे ड्राइवर को दूसरी यूनिट की मदद से पीछे की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। कैब में चालक जब आपातकालीन ब्रेक लगता है तो अंतिम वैगन में भी ब्रेक लग जाता है। देश भर में 10,000 से अधिक मालगाड़ी दौड़ रही है। इनमें झांसी रेल मंडल से 100 से अधिक मालगाड़ियां प्रतिदिन गुजरती हैं। इन मालगाड़ियों के संचालन के लिए मंडल के झांसी, ग्वालियर व बांदा में 250 से अधिक गार्ड कार्यरत हैं। इस सिस्टम के लगने के बाद मालगाड़ी के गार्डों को प्रशिक्षण देकर सवारी गाड़ियों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। साथ ही जो गार्ड बचेंगे उनको दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा। धन्यवाद।